मिस आशा, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? आपके घर पहुंचा दूंगा। जी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? बड़े बेशर्म हैं आप। मुझसे डरती हैं आप? मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती, और वो भी आपसे डरूंगी? तो फिर आप कार में बैठ जाइए ना, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। तो चलिए। थैंक यू। अरे ये कहाँ जा रहे हैं आप? जहां आपसे बात कर सकूं। तो बता सकते हैं आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं अपने और आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बात करें। मुझे मोटर में पहुंचाने की जहमत न करिए, मैं पैदल जा सकती हूँ। आप नहीं जा सकती। ये क्या जबरदस्ती है? कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मुझे ये पूछना है कि आपसे माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, वो भी किसी अमीर खानदान में नहीं, जहां नौजवान अपनी बड़ी बड़ी मोटरों से गरीब बच्चों की टांगे कुचलते फिरते हैं। अनिल ने मुझे माफ कर दिया है, आप क्यों नहीं कर सकती? अनिल तो बच्चा है, लेकिन मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं, समझे मिस्टर गौतम? एक बात बताइए, आप अमीरों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? अमीर होना पाप है क्या? हाँ, पाप है। हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म छुपा होता है। मगर ये दौलत मैंने तो पैदा नहीं की, मेरे दादा ने मेरे नाम छोड़ी है। मुझे उनके गुनाहों की सजा क्यों मिले? पोता दादा की दौलत का वारिस बन सकता है, तो उसे अपने दादा के अपराधों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। शायद आप ठीक ही कहती हैं, मगर मैं समझता हूँ इंसानी हमदर्दी के दरवाजे अमीरों के लिए भी बंद नहीं होने चाहिए। आशा जी, मैंने आप जैसी लड़की जिंदगी भर में नहीं देखी। अगर एक बेवफा लड़की ने जिंदगी में धोखा ना दिया होता तो मैं आपसे कहता। क्या कहते आप? कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। देखिए मिस्टर गौतम, आशा, इतनी जल्दी मेरी किस्मत का फैसला ना सुनाओ। मैं तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांग रहा, मगर दोस्ती की उम्मीद तो रख सकता हूं। क्यों आशा, हम दोस्त तो हो सकते हैं ना? हाँ, मगर कैसे? मेरे और आपके दरमियान तो सोने चांदी की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन ये दीवारें भी टूट जाएंगी। मुझे सिर्फ वक्त चाहिए और तुम्हारा भरोसा। माफ करना आशा, मैं जब भी बहुत खुश या बहुत दुखी होता हूं तो ये पुराना बाजा बजाने लगता हूं। इस वक्त आप बहुत खुश हैं या बहुत दुखी? गौतम, तुम्हारी आत्मा तो एक कवि या कलाकार की आत्मा है। तुम इतने अमीर घर में क्यों पैदा हो गए? लेकिन ऐसा बाजा तो आजकल दिखाई भी नहीं देता। तुम्हें कहां से मिल गया? वो सोहन कहां से आए हैं? सर, वो कहते हैं वो जेल से आए हैं। अरे जेल से? वो भीखू और सोहन, वो तो हमारे पुराने दोस्त हैं। उनको अंदर भेज दो और उनके लिए चाय और नाश्ता भिजवा दो। आजा, आजा। नमस्ते सेठ साहब। नमस्ते। अपन तो यूं ही सलाम कहने को आ गया हुजूर। ये सेठ साहब और हुजूर क्या लगा रखी है? मैं तो वही तुम्हारा जेल वाला साथी हूँ। डरो नहीं, ये भी एक किस्म का जेल खाना ही है। जी, जेल खाना? अगर ये जेल खाना है तो अपन को इधर उम्र कैद कर लो सेठ साहब। फिर सेठ साहब? सेठ भाई बैठ। यहाँ नहीं, इधर। अच्छा, समझ के ले, लगी थोड़ी लगी है। कहो कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। शाबाश। सेठ भाई, अपन तो आज जेल से गेट आउट हुआ है, पर ये बिल्कुल हफ्ता पहले आ गया। अजून बेचारे को कहीं काम धंधा नहीं मिला। सेठ साहब, सेठ भाई, वो आपका श्राप है ना मेरी उंगलियों पर,
जिस किसी की पॉकेट में हाथ डालता हूँ खाली निकलती है। मैंने कहा नहीं था? कहा तो था। बोलो यहाँ काम करोगे? है? सच? सेठ भाई काम क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तो किसी फैक्ट्री में चौकीदार बनवा देता हूँ। वहाँ अंदर से निकलने वालों की तलाशी लेनी पड़ती है। तुम्हारा तजुर्बा काम आएगा। और तुम्हें मैकेनिक रखवा देता हूँ। धन्यवाद। क्यों, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ भाई। चलो तो इस खुशी में कुछ खा पी लो। बैठो बैठो, शुरू करो। तू करना, तू करना, तू करना, तू करना, तू नहीं करता, तू करना, तू क्यों नहीं करता? मैं तो इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो शुरू करता हूँ। No. बोलू कहाँ है? छुट्टी पे गए साहब। अच्छा सुनो, हमारे इन दोनों दोस्तों को कैशे के पास ले जाओ। उन्हें ये चिट दे देना और कहना कि दोनों को 200 रुपए एडवांस दे दे और फिर उन्हें फैक्ट्री मैनेजर के पास ले जाना। क्या साहब? सलाम साहब। गौतम बेटा, मेरा मतलब है सेठ साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, कुर्सी पे बैठा हूँ। ये आपने कैशियर को क्या लिख के भेजा? चोरों को चौकीदार बनाना चाहते हैं? चोरों को चौकीदार बना रहा हूँ, चौकीदारों को चोर तो नहीं बना रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? अच्छा हुआ आप आ गए, बैठिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलानी है। लेकिन इसका तो नोटिस देना होगा। तो दे दीजिए। मगर एजेंडा क्या होगा? कहिए कि चंद्रा एंटरप्राइजेस के नए इंतजाम के लिए कुछ फैसले करने हैं। गौतम, बात क्या है? उस एक्सीडेंट के बाद तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। अब तुम किसी होटल या पार्टी में भी नहीं जाते। सुना है माया से भी नहीं मिलते। वो तुम्हें बहुत याद करती है। लेकिन मैं उससे बिल्कुल याद नहीं करता, इसलिए कोई और बात कीजिए। और बात क्या करूं? मुझे कुछ मेरे बचपन के बारे में बताइए, मेरे माताजी पिताजी के बारे में। ये एकदम से तुम्हें उनकी याद कैसे आ गई? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। आंटी जी, हर आदमी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे इस दुनिया में कौन लाया और क्यों लाया। क्या ये काफी नहीं कि तुम सर उत्तम चंद्र के पोते हो? नहीं, ये काफी नहीं। बचपन से आज तक यही सुनता आया हूं कि सर उत्तम चंद्र जी लखपति थे, करोड़पति थे, मिल मालिक थे, बड़े आदमी थे, लेकिन कोई मुझे मेरे पिताजी के बारे में नहीं बताता। अच्छा, मैं बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी बाप के इकलौते बेटे थे। दिल के दौरे से जब उनका देहांत हो गया तो पिताजी का दिल भी बैठ गया और उसके कुछ दिन बाद उनका भी हार्ट फेल हो गया। सारे घर में सिर्फ दादाजी की तस्वीरें हैं, मगर पिताजी की एक भी नहीं। क्यों? तुम्हारे दादा अपने जवान बेटे की कोई निशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए सब तस्वीरें हटा दी गई थी। और मेरी माँ का क्या हुआ? पति के देहांत के बाद ही वो भी चल बसी। वो कैसे मरी? जानना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी माँ ने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा दी। मगर क्यों? क्या पागल हो गई थी? वो पागल हो नहीं गई थी, वो पागल थी। क्या मैं भी अपनी माँ की तरफ पागल हूँ? दीदी, मैं और नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अनिल, दलिया खाने से तुम्हारे बदन में ताकत आएगी। थोड़ा सा और खा लो, बच्चों को तो बहुत भूख लगती है। भूख कैसे लगे? सारा दिन तो मैं लेटा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। डॉक्टर साहब कब ये प्लास्टर उतारेंगे? अनिल, तुम्हें मालूम है अभी 15 दिन बाकी हैं। पर दीदी, मैं इससे तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ। अनिल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो इतने बहादुर हुआ करते थे, हमेशा हंसते रहते थे उस बच्चे की तरह। अब क्या हुआ?
दीदी, अब गौतम भैया क्यों नहीं आते? मैं रोज उनका इंतजार करता हूँ। क्या आपने उन्हें मना कर दिया है? तुम उनको बहुत याद करते हो? जी दीदी। अनिल, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है। तुमने क्या सचमुच उनको माफ कर दिया? इसमें माफ करने की क्या बात है दीदी? ऐसे मोटर एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो अनिल। कल तुम्हारे गौतम भैया तुमसे मिलने आएंगे। दीदी, क्या तुम अब भी गौतम भैया से नाराज हो? नमस्ते सेठ साहब। फिर वही? मेरा मतलब है नमस्ते सेठ भाई। नमस्ते, बैठो। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। बैठो। अरे संभल के। हाँ। अब बोलो, क्या कहना है? सेठ भाई, आपकी मिल में बड़ा गोलमाल हो रहा है। कैसा गोलमाल? रोज रात को एक ट्रक कपड़े का भरकर चो दरवाजे से बाहर जाता है। अच्छा। मैंने तो पहले दिन रोका, लेकिन वो दूसरा चौकीदार है ना, वो कहने लगा यहाँ जो कुछ होता है मालिकों के हुक्म से होता है। अगर तुम अपनी नौकरी रखना चाहते हो तो चुपचाप रहो। तो तुम चुप क्यों नहीं रहे? अरे सेठ भाई, अगले दिन उन्होंने मुझे 5 रुपए देकर कहा कि ये बात गौतम सेठ से नहीं कहना। भले नौकरी उन्होंने दी हो, लेकिन हुक्म यहाँ सिर्फ मिस्टर शर्मा का चलता है। शाबाश भिखू, अब तुम जाओ, मगर आंखें खुली रखो और जो देखो लिखते रहो। अब फिर मुझे बताओ। जी हुजूर। लिखने के लिए सेठ भाई। अच्छा।